जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे। उसमें हमने शुरुआत में 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमने पहले ये बताया कि मुग़लों का पतन कैसे हुआ। मुग़लों का पतन का मतलब था औरंगज़ेब की मृत्यु से 1707 ईस्वी से। उसके बाद ऐसा नहीं कि मुग़ल एकदम से ख़त्म हो गए, उनका थोड़ा थोड़ा क्रम, एक समांतर क्रम लगातार चलता रहा, लेकिन कमज़ोर तो हो ही गए थे। उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में देखा किस तरह छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, चाहे तो हैदराबाद हो, चाहे तो उसके बाद राजपूताना हो, चाहे तो मराठा वाला एरिया हो, चाहे बंगाल वाला रीजन हो। किस तरीके से एक तरह से नए नए राज्यों का उदय होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये काफ़ी पूरा एक बेसिक आधार पूरा तैयार कर लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेन एक तरह जहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है, अब वहाँ से चलते हैं जब यूरोपियों का भारत में आगमन शुरू होता है। ये यहाँ से चलते हैं। जैसे ब्रिटिश यहाँ लगभग 200 सालों तक रहे, पुर्तगाल भी यहाँ लंबे समय तक रहे। उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो पुर्तगाल रहे। ब्रिटिश आए, पुर्तगाल आए, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, इनका आगमन का क्रम था। फिर यहाँ आए, ये इन्होंने किस तरीके से पहले व्यापार शुरू किया, फिर उसके बाद हमारे यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया, और लगभग 200 सालों तक तो ब्रिटेन ने शासन किया, और दूसरे पुर्तगाली वगैरह तो छोटे छोटे एरियाज में ही थे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, आखिर आए कैसे हुआ। देखिए 1453 में क्या था कि आसपास समय में, आज जो हम तुर्की देखते हैं तो इसकी राजधानी ये हुआ था, कुस्तुतुनिया वाला एरिया हुआ करता था, जिसमें जहाँ पर उस्मानिया सल्तनत था। इसे हम उस्मानिया, इसके दूर थोड़ा रोमन साम्राज्य हुआ करता था, उसकी राजधानी हुआ करता था कुस्तुतुनिया, जिसे आज हम तुर्की की राजधानी इस्तांबुल कहते हैं। ये बात पहले क्लियर हुई। तुर्की के आसपास वाले रीजन में, कुछ अफ्रीका वाले रीजन में, कुछ भूमध्य सागर वाले रीजन में, पूरे लाल सागर के रीजन में रोमन साम्राज्य हुआ करता था। इसी से थोड़ा सा दूर उस ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, जिसको हम लोग बोलते हैं उस्मानिया सल्तनत। ये इसने क्या किया था, इसकी और साथ में रोमन साम्राज्य की लगातार लड़ाई होती रहा करती थी, ठीक है। ये भी जैसा यूरोप वाले एरियाज में हो गया, मध्य पूर्व वाले एरियाज में, काफ़ी एक लंबे एरियाज में, एक बड़े एरियाज में उस्मानिया सल्तनत, तो उस्मानिया ऑटोमन साम्राज्य और साथ में रोमन एम्पायर की भी लगातार युद्ध होता रहता था। तो हुआ क्या कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने रोमन साम्राज्य को पराजित कर दिया, और कुस्तुतुनिया जो उनकी राजधानी हुआ करती थी उस पर अधिकार कर लिया। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रोमन साम्राज्य का एरिया कहाँ था, तुर्की वाले एरियाज के आसपास में हुआ करता था, ठीक है, पूरा तुर्की। उसके बाद ये वाले रीजन में, उसके बाद कुछ यूरोप, वहाँ दोनों का था, कुछ यूरोप अफ्रीका में भी इनकी पहुँच हुआ करती थी। एक दूसरे लड़ते रहते थे, जो जिसका एरिया जीत लेता था। उसके बाद उस्मानिया सल्तनत जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं, ने 1453 ईस्वी में क्या किया था, कुस्तुतुनिया पर अपना अधिकार कर लिया था। वहाँ से एक तरीके से पूरी दुनिया में एक पूरा चेंज ही कर दिया। हुआ क्या था, कुस्तुतुनिया की जो राजधानी, कुस्तुतुनिया था रोमन साम्राज्य की राजधानी, ये मार्ग हुआ करता था पश्चिमी देशों और पूर्वी देशों को जोड़ने का। तो देखिए भारत समेत पूर्वी देश जो भी थे, भारत हो गया, चीन हो गया, ये देश क्या करते थे, व्यापार होता था इनका यूरोप के इसी रास्ते के माध्यम से हुआ करता था। ऐसे यूरोप वाले देश भी इसी वाले रास्ते से होकर जाया करते थे, रोमन एम्पायर की राजधानी कुस्तुतुनिया होकर। लेकिन जब यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया, तो फिर ऑटोमन साम्राज्य ने यहाँ से जाने से मना कर दिया। वो जाता तो, कोई यहाँ से अगर जाता तो बहुत ज़्यादा उसे कर पे करना पड़ता था, तब वो निकल सकता था। लगभग ये राम मार्ग पूरी तरह बंद ही, ब्लॉक कर दिया बिल्कुल इसको। अब क्योंकि व्यापार भारत का यूरोप का, या भारतीय महाद्वीप के देशों का यूरोप से बहुत प्राचीन काल से व्यापार हो रहा था, मध्यकाल में भी हमने देखा। अब इसके लिए नए रास्तों की तलाश करनी थी, ठीक है। तो इसी नए रास्तों की तलाश करने के लिए कि सबसे पहले 1494 में स्पेन का नागरिक था कोलंबस, जिसको ये बताया गया कि पूर्व में कोई देश है भारत, खैर लोग जिस नाम से बिना जानते रहे हो। और मसालों का बहुत अच्छे थे, भारत को मसालों का द्वीप कहा जाता था, मसाले यहाँ की बहुत फेमस थे यूरोप में। तो कोलंबस ने 1494 में भारत की तरफ, उसको लगा कि हम भारत जाएंगे और वहाँ से व्यापार फिर से दूसरे रास्तों के मार्ग, तो गुड होप होते हुए वो आना चाह रहा था। लेकिन क्योंकि मैं भूगोल में आपको बढ़ाऊँगा, हवाओं की दिशा इस तरह से थी पछुआ पौनों की, कि उसकी जो नाव की दिशा ही बदल गई, तो वो पहुँच गया अमेरिका। तो 1494 में वो चला था, कुछ समय के बाद वो अमेरिका पहुँच गया, ठीक है। तो अमेरिका की खोज जाती थी। इसके उलट
1498 में पुर्तगाल का नागरिक था वास्को डी गामा, जो अमेरिका की खोज के लिए निकला था, लेकिन क्योंकि पछुआ पौनों के प्रभाव में उसकी नाव जो गुप होप अफ्रीका के नीचे होप ऑफ गुड होप होते हुए ये भारत पहुंच गया। तो 1498 में भारत की खोज हुई। बेसिकली भारत की खोज का मतलब ये नहीं नए रूट की खोज हुई, बस ये समझना। अक्सर हम लोग बोलते हैं 1498 भारत की खोज है, तो भारत आने के यूरोप से भारत आने के नए रास्तों की खोज होती है। तो अमेरिका की खोज से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं, हम भारत की खोज से लेकर के आगे पढ़ेंगे, फिर देखेंगे किस तरीके से नए नए आए। तो जब यहाँ पे आया वास्को डी गामा, अक्सर पढ़ेंगे 1498 में, ये डेट याद रखनी है कब आया, और साथ में कहाँ का नागरिक था, पुर्तगाल का नागरिक था। उसके बाद उद्देश्य का था, उसका उद्देश्य व्यापार करना था कि भाई कुछ तो दुनिया वाला रास्ता बंद हो गया है, अब उनको व्यापार करने के लिए नए रास्तों की तलाश करनी, भारत से ही व्यापार करना, भारतीय महाद्वीप से व्यापार करना है। तो गुप होते हुए करके, मतलब अफ्रीका के नीचे होते हुए धीरे धीरे करके एक लंबे समय बाद वो भारत पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे आया, तो यहाँ से मसाले लेकर के गया। यहाँ से मसाले ले जाने के बाद उसने वहाँ पे 60 गुना अधिक लाभ पे, अगर यहाँ से 1 रुपये का लेके गया था मसाला, तो वहाँ से 60 रुपये में बेचा। अब सोचिए जब इतना अधिक उत्पादन लाभ होगा जिसको, तो वहाँ के दूसरे व्यापारी में क्या होगी, और मच जाएगी यहाँ आने के लिए, सब यहाँ पे आना शुरू कर दिए। यही बात फैल गई आसपास डच वाले एरियाज में, उधर तो वो भी भारत आना चाहते थे, भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग खुलने लगे, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, जब पुर्तगाल यहाँ पे आए तो वास्को डी गामा का बहुत ज़्यादा रोल नहीं, तो वास्को डी गामा ने एक तरह ताला खोल दिया था बस। तो वास्को डी गामा आया, ताला खोल के और चला गया। उसके बाद तो पुर्तगाल में दूसरे लोग आना शुरू हो गए, पुर्तगाली नागरिक, पुर्तगाली व्यापारी यहाँ पे आना शुरू हो गए, ठीक है। पुर्तगाल ने कोचीन, क्योंकि पश्चिमी तट पर है, गोवा, दमन और द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। सबसे पहले प्रश्न आ सकता है, पुर्तगालियों ने अपने सबसे पहले व्यापारिक केंद्र कहाँ खोले, गोवा, दमन द्वीप, गोवा, उसके बाद कोचीन, गोवा और दमन द्वीप वाले एरिया में, पश्चिमी वाले एरिया, पश्चिमी भारत में, ठीक है। उसके बाद क्योंकि भारत की सीमा एक लगभग लंबी 7500 किलोमीटर तटीय क्षेत्र हमारे पास, 7500 किलोमीटर। तो यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले उनके लिए अच्छा था कि वो कॉर्नर वाले में ही अपने व्यापारिक केंद्र खोले। तो देखिए लगभग 1498 में आया, उसके बाद फिर लगभग 15-20 सालों तक ये ऐसे चलता रहा। धीरे धीरे करके आते रहे व्यापारी, आते रहे, व्यापार करके अपना सामान ले जाते थे, यहाँ से कम दाम में वहाँ अधिक दाम में बेच करके लाभ कमाते रहते थे। 1510 में गोवा में अधिकार करने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि वायसराय बनाया गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गोवा पे इन्होंने पहले ही अपना व्यापारिक केंद्र खोला, धीरे धीरे करके गोवा को एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले गोवा में अधिकार करते हैं, और 1961 में गोवा से जब जाते हैं, तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए। 1498 में आते हैं और 1961 में जाते हैं, ठीक है। गोवा में एक क्रांति की गई थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में, कि गोवा से पुर्तगाली भगाओ, पुर्तगाली एरिया में आपको इसकी भी स्टोरी भी बताऊंगा। तो गोवा में एक लंबे समय तक रही है, ठीक है। जब इन्होंने गोवा को वायसराय था अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 में, तो इसने क्या किया था, फारस की खाड़ी से स्थित हारमूज से लेकर के मलाया, इसे मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के समुद्र पर पुर्तगालियों ने, अब देखिए ये पूरा फारस की खाड़ी से होकर के पूरा मैप नहीं तो पूरा दिखा था, ये मलक्का इंडोनेशिया वाले पूरे रीजन में इन्होंने इधर कब्जा कर लिया था। क्योंकि अकेले थे ये, तब कोई दूसरा आया नहीं था। पुर्तगालियों के आने के बाद जब देखे पुर्तगाली आए, यहाँ से ले गए, व्यापार किया इन्होंने, अधिक दाम कमाए, तब डच हो गया, ब्रिटेन हो गया, उसके साथ साथ फ्रांसीसी हो गया, इन लोग को भी लगा व्यापार करने के मार्ग से भारत कोई बहुत एक तरह सोने की चिड़िया वाला देश है, चलते हैं यहाँ से कुछ सोना हम भी ले लेते, ठीक है। उसके बाद फिर इसी समय लगातार व्यापार होता रहा, और लगभग 100 सालों तक पुर्तगाली भारत में व्यापार करते रहे। कोई एकाधिकार था उनका एक तरह, कोई दूसरी नहीं था।
तो ये बात हमने आपको क्लियर कर दी कि पुर्तगाली लगभग 100 सालों तक भारत से व्यापार करते थे। उनको कोई बहुत ज़्यादा शासन करने का यहाँ पे रूल नहीं थे। ये हमको ये माइंडसेट भी हमको समझना है। चाहते तो 100 साल में वो अधिक से अधिक शासन कर सकते थे, मतलब चाहते तो कोई ना कोई और एरियाज कब्जा कर लेते। उन्होंने ब्रिटिश जैसा कुछ किया करने की कोशिश की। हाँ, जैसा गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, छोटे छोटे में यहाँ व्यापारी केंद्र बनाया और उन्हीं व्यापारी केंद्रों में अपना थोड़ा बहुत एकाधिकार ये रखते थे। लेकिन हाँ, इनका ये मकसद था कि हम व्यापार में नंबर 1 रहे, ये इनका मानना था। ठीक है, इसी समय मैं आपको थोड़ा साथ में ले चलूँ तो जो इस समय की मैं घटना ये बता रहा हूँ, ये एक समय की जहांगीर के शासन की घटना है और बहुत पहले की घटना बल्कि। ठीक है, तो मुगल काल इस समय देखिए शुरू भी नहीं हुआ था। क्यों? मैंने जहांगीर गलत बोली। 1526 में तो बाबर का शासन था। बाबर ने शुरुआत की थी जब इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो अभी एक तरह से यहाँ लोदी वंश का ही शासन चल रहा था। तो अब इस वंश को लेकर के हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बाद में इसके साथ में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 15 ये आसपास तो लगभग 100 सालों तक 1600 ईस्वी तक पुर्तगालियों का ही अपना एक शासन हुआ करता था। कोई मतलब एक तरह व्यापार में इनका एकाधिकार था। यहाँ पे पहले कुछ समय तक लोधी वंश का शासन था। उसके बाद मुगल काल 1526 से शुरू हो जाता था। तो अकबर के काल में 1526 से लेकर के बाद वाले एरियाज में अकबर और कुछ शेरशाह सूरी, कुछ एक तरह से हुमायूं, तो इन सब का यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आप समांतर में देखते जाइए भारत की जो केंद्रीय सत्ता वो किसके हाथ में, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार टाइमलाइन पूछ लेता है कि इससे समय में कौन सा शासक हुआ था करता था। जब यहाँ पे पुर्तगाली पहली बार आए तब यहाँ पे कौन था पूछा भी था शायद में लगता। तो इस तरीके से शुरुआत ये आपको मैंने बैकग्राउंड पूरी तरह बता दिया है। उसके बाद 1600 ईस्वी में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया नाम क्या था, ईस्ट इंडिया। अभी इस नाम को लेकर के भी काफ़ी विवाद भी चर्चा चली थी जब इंडिया गठबंधन वगैरह। तो इसका मतलब पूर्व की तरफ ईस्ट भी था और इंडिया भी था। तो देखिए कितना जो पूर्व तो था ही, साथ में इंडिया का नाम इसलिए दिया था कि हमारा जो व्यापार का मेन टारगेट होगा वो इंडिया होगा। क्योंकि इंडिया से अधिक से अधिक मसाले ले जा करके पहले भी पुर्तगाली ने काफ़ी हद तक मुनाफा कमाया है। तो ब्रिटेन को इसलिए पता तो जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है 31 दिसंबर 1600, महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया। मैं केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार से एकमात्र ऐसी कंपनी होंगी जिसको ईस्ट के साथ व्यापार करने का अधिकार होगा। 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो एक चार्टर दिया था इन्हें, मतलब रानी का आज्ञा पत्र होता था कि एक आज्ञा लिख के दे देती थी, जिसका नाम था महारानी एलिजाबेथ। तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात के लिए अनुमति दे दी कि वो भारत के साथ जाकर के व्यापार कर सकती है। तो सबसे पहले 1608 में कंपनी के भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों पर फैक्ट्री नाम जाना ही ना जाए। कंपनी ने सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस को, उस समय जहांगीर का शासन भारत में चल रहा था मुगल काल में, तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया। जब कैप्टन हॉकिंस आया यहाँ पे तो उसने शुरुआत में तो एक बार जहांगीर ने उसको मना कर दिया था, नहीं हम आपको कोई भी पहले आया तो व्यापार करने के उद्देश्य है, तो व्यापार करने के लिए कोई भी राजा छूट दे देता था। ठीक है, फिर उसने कहा कि हम कंपनी स्थापित करना चाहते हैं यहाँ पे। तो पहली बार में नहीं किया था, लेकिन 1608 में जहांगीर का मन पिघल गया और उसने कैप्टन हॉकिंस को एक अपने व्यापार करने की इजाज़त पहले दे दी थी। 1615 में उसका आया था दूत सर टॉमस रोड मुगल दरबार में। लेकिन देखो पहले क्लियर कर लो, 1608 में जब कैप्टन हॉकिंस यहाँ पे आया था तो उसको फैक्ट्री से व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन फैक्ट्रियाँ खोलने का अधिकार नहीं दिया गया था जहांगीर की तरफ से। लेकिन वो लगातार कोशिश में लगा था कि हमको किस तरीके से फैक्ट्री खोलने का यहाँ अधिकार दे दिया जाए। पुर्तगाली पहले यहाँ स्थापित हो चुके थे, उसके साथ साथ डच भी थोड़े समय के लिए यहाँ पे रहे। उसके अभी पहले थोड़ी सी कर ले फिर डच की चर्चा करते। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर को 1615 में 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दूत आया था जिसका नाम सर टॉमस रो, जो मुगल के दरबार में पहुंचा था। रोम मुगल साम्राज्य से कई भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियाँ खोलने का अधिकार ले लिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं फिर से एक बार आपको लिया। सबसे पहले पुर्तगालियों को हमने समझा, इसी में एक डच फैक्टर है। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच सांसद ने एक चार्टर स्वीकार करते हुए कंपनी से युद्ध छेड़ने, संधियाँ करने और इलाके जीतने के और किले बनाने का अधिकार दे लिया। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश की स्थापना हुई। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच बल्कि ब्रिटिश से कुछ समय पहले ही डच भारत में आ गए थे। ब्रिटिश तो 1608 में मेन माना जाता है कि 1608 में आए, लेकिन ये 1604 के आसपास ही। तो ये नई डेट आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा सबसे पहले कौन आए। सबसे पहले पुर्तगाली है, फिर कौन आए, डेनिश है, नंबर 2 डच। उसके बाद
ब्रिटिश आए और नंबर 4 पे फ्रांसीसी है। तो ये क्रम याद होना चाहिए, कई बार ये क्रम पूछ लेता है। तो मैंने आपको पुर्तगाली बता दिया, थोड़ा सा डच के बारे में बता दिया कि दो ना। अब जो हम पूरी ज़्यादा हमारी फोकस रहेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पे रहेगा। आप देखेंगे किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे 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 करके रिप्लेस करती रही, पुर्तगालियों को रिप्लेस करी, उन एरियाज में डचों को रिप्लेस करी। जब फ्रांसीसी आए तो फ्रांसीसियों को भी उन्होंने थोड़ा बहुत फ्रांसीसियों से जो साथ कहीं उन्होंने अधिकार अपने बनाए थे उनको भी छीन लिया। इस तरीके से सबसे बड़े मजबूत पावर के रूप में ब्रिटिश उभरे। फिर बाद में वो व्यापार के नाम पे तो आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ की शासन व्यवस्था को देखा कि राजा एक दूसरे लड़ते रहते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स खेला और साथ में 200 सालों तक भारत को अपना गुलाम बना के रखे रहा। तो इस वजह हो गया। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि ईस्ट इंडिया कैप्टन हॉकिंस का स्टोरी बता दी, जहांगीर सर थॉमस रो की बता दिया। एक मैंने और आपको बताया था कि 16 हाँ देखिए, ये बताया था कि सर थॉमस रो मुगल दरबार पहुंचा। रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियाँ खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। तो ये तो मैंने आपको बताया 1615 में। 1622 में क्या हुआ था, सम्राट था चार्ल्स द्वितीय, जिसने शादी की थी एक पुर्तगाली राजकुमार। देखिए ये कहीं ना कहीं एक तरीके से तकनीक है, क्योंकि पुर्तगालियों को पराजित करना इतना आसान नहीं था। पुर्तगाली भी जब यहाँ पे आए तो उसके अल्फांसो डी बुकर के समय में इन्होंने मजबूत नौसेना तैनात कर ली थी। तो ब्रिटिश ये बात जानते थे कि शुरुआत में इनको हरा पाना इतना आसान नहीं है। अभी हमको आए हुए तो 20 साल भी यहाँ नहीं हुआ है, ये लोग तो 120 सालों से यहाँ पे हैं। तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगाली राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, जिसने ब्रिटिश राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, जिसने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की। और शादी के बहाने क्या था, पुर्तगालियों से दहेज में ले लिया उस समय का मुंबई अगर जिसके कब्जे में आ जाए आज भी, और उस समय भी एक बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो मुंबई को द्वीप दहेज में ले लिया। मुंबई बेसिकली एक द्वीप है, ठीक है, राजधानी तो ये द्वीप एरिया 7 द्वीपों से मिलकर बना है। तो जब उसको दहेज में ले लिया तो कहीं आप भी देखिए कितनी चालाकी कि हमारी लड़ाई भी नहीं हुई, उसके बाद हम पे दहेज के नाम पे मुंबई को अपने कब्जे में कर लिया है। ठीक है, धीरे धीरे करके इस तरीके से लगभग पुर्तगालियों का एक तरह रिप्लेस हो रहा है। पुर्तगाली जो है रिप्लेस हो रहे हैं। अब पुर्तगाली के थोड़ा बहुत गोवा में रह गए और साथ में दमन द्वीप में रह गए, ये वाले एरियाज में रह गए। हम जो सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे वो कंपनी के व्यापारिक विस्तार की चर्चा करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो देखिए जब 1600 ईस्वी में, क्योंकि यही आदमी ज़्यादा शक्तिशाली बन के उभरती है, 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, व्यापार करने की इजाज़त मिल जाती। ठीक है, तो वो उस समय देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे, आते थे व्यापार करते थे और चले जाते थे, ब्रिटिश ऐसा करते थे। लेकिन 1622 में जब ये बम्बई इनको मिल गया तो इनके अंदर का इनका उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया। तो इन्होंने क्या किया, 1623 तक सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मछलीपट्टनम में अपनी ये फैक्ट्रियाँ करने में स्थापित है। जब किसी को भी एक आधार मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो फिर दूसरा उसको व्यापारी केंद्र स्थापित करने में आसानी होती है। सूरत हो गया, भड़ौच हो गया, अहमदाबाद हो गया, आगरा हो गया, मछलीपट्टनम वाले एरियाज में इन्होंने अपनी व्यापारिक केंद्र 1623 ईस्वी में ही खोल लिए थे। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको ये तो बताया था कि तरह से आप समझ सकते हैं दक्षिण भारत में कुछ एरियाज हो गए या समुद्री तटीय एरिया में। मेन जो दक्षिण भारत का एरिया हुआ करता था वो जैसे आज का हमारा तेलंगाना एरिया हो गया, महाराष्ट्र वाला एरिया जो हो गया, क्योंकि इनका इस एरियाज में अभी प्रभाव नहीं है। अभी ये तो समुद्र तटीय एरिया सूरत हो गया, भड़ौच हो गया, इन वाले एरियाज में है, या मछलीपट्टनम हो गया आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। लेकिन अभी इनको मेन व्यापारिक केंद्र स्थापित करना था दक्षिणी भारत के मेन पॉइंट पर। तो ये इन्होंने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य जो कि 1565 में खत्म हो चुका था। ठीक है, ये करते क्या थे, एक दूसरे से लड़ाने का काम करते थे, इस वाले को लड़ा के उसके। तो मैं इसको आगे अभी आपको बताऊंगा कैसे ये लड़ाते थे। तो उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की। अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि भारत में दक्षिण में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खुली, तो आप लिखेंगे 1611 में मछलीपट्टनम में, जो कि आज आंध्र प्रदेश के इलाका है, समुद्र के किनारे है बिल्कुल। ठीक है,
इसके साथ देखो इन्होंने इधर से एक तरह से इधर से भी घेरा और इधर से भी घेरा, ईस्ट और वेस्ट दोनों से भी घेर करके अभी बीच वाले रीजन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1639 में वहाँ के स्थानीय राजा ने उन्हें केंद्र दिया था मद्रास वाले एरिया में। राजा ने उनकी जगह किलेबंदी करने ये धीरे से हम मद्रास वाले एरिया में घुसने की कोशिश करें। जब ये मद्रास वाले एरिया में घुसने की कोशिश करते तो राजा ने इनको क्या किया था, उन्हें अपनी फैक्ट्री खोलने का। देखिए शुरुआत में राजाओं को ये लगता था कि ये फैक्ट्री खोल लेगा तो हमको राजस्व की प्राप्ति होगी, लेकिन इनको क्या पता था कि ये जो आज हम फैक्ट्री खोलें ये तरह 20 बोर हैं और ये हम पे अधिकार कर लेंगे, तो ये हो गया। ठीक है, थोड़ा पूर्वी भारत में देखिए, पूर्वी भारत में अंग्रेजी ने सबसे पहले आरंभिक फैक्ट्री की 1633 में उड़ीसा में स्थापना की थी। 1651 में उसने बंगाल के हुगली पे व्यापार की इजाज़त मिली। तो ये देखिए 1633 में उन्होंने उड़ीसा में भी एक व्यापार स्थापित कर लिया, व्यापारी कंपनी स्थापित कर लिया। 1651 जो एक तरह से मैं सकता हूँ भारत के लिए उनके लिए मील का पत्थर और अपने लिए ये एक तरीके से ब्लैक डे हो गया, ब्लैक ईयर हो गया। इन्होंने क्या किया था, बंगाल में हुगली में एक व्यापार करने की इजाज़त ही नहीं मिल गई 1651 में। अब ये धीरे धीरे करके अपना व्यापारिक केंद्र लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी इनका कोई एक तरह सैन्य कार्रवाई का कोई इरादा नहीं था। ये कर क्या रहे थे, अपनी शक्ति को अब देखिए बंगाल उसमें काफ़ी एक तरीके से संपूर्ण संपन्न उस पर अगर इन्होंने इन फैक्ट्री खोलने पर अधिकार कर गए तो ये क्या होता है, ये राज्यों से एकत्रित करने में काफ़ी एक तरह से बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो अब कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने अपनी नई एक तरह ताकत को बढ़ा ली। अब ये देखिए हमला करने की कोशिश करेंगे। तो 1686 में अंग्रेज़ों ने हुगली को तहस नहस कर दिया। देखिए कितना चालाकी से। इससे क्या हुआ, मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर। इधर धीरे धीरे मुगल सम्राट भी चल रहा था लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ दिन एक पैरेलल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुगल अभी आपको मैंने 17 अभी जब बताऊँगा तो फारिक शेर इन्होंने एक आज्ञा पर ले लिया था। तो धीरे से क्या, जब इन्होंने हुगली के शहर को तहस नहस कर दिया तो मुगल सम्राट को लगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो व्यापार करने आए थे, ये तो यहाँ पे हमले कर रहे हैं। लेकिन फिर क्योंकि कुछ ना कुछ भले ब्रिटिश ने हुगली को नष्ट कर दिया लेकिन मुगल साम्राज्य इतना मजबूत हुआ करता था कि वो उस समय तो था ही कि ब्रिटेन को टक्कर दे सके। तो ब्रिटेन समझ गई ये बात, ईस्ट इंडिया कंपनी ये बात समझ गई। तो उसने क्या था, माफ़ी मांग लिया था। तो उनको लगा कि चलो भाई छोटा ही शहर था उसको नष्ट कर दिया था तो क्या हुआ, फिर से शुरू कर लेंगे हम उस शहर को। तो माफ़ कर दिया था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो माफ़ी कर रहे हैं ये भविष्य में हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली थी। इससे धीरे धीरे देखिए क्या कर रहे थे, एक तो भारत से व्यापार करते थे, मुनाफा कमाते थे। दूसरी बात ये धीरे धीरे जैसे पुर्तगाली हो गया, डच वाले इन एरियाज को भी जीतने लगे थे। सीधे मुगल से ये अटैक नहीं करते थे कि उनको पता था कि मुगल से ही जीत नहीं पाएंगे। ये धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं मुगल को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। मुगल की जो आपस में जो एक तरह से नए नए राज्यों का उदय हुआ तो वो आपस में लड़ाने का काम ये कर रहे थे। 1698 में कंपनी ने सूतानाटी, कोलकाता और 3 गाँव थे उस समय बंगाल में, सूतानाटी, कोलकाता और साथ में गोविंदपुरी, इन तीनों गांवों में जमींदारी प्राप्त कर ली उन्होंने। और उसके आसपास इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित कर दी जिसे फोर्ट विलियम का नाम दिया। फैक्ट्री मतलब आज की फैक्ट्री थी, उत्पादन की जरूरत नहीं, इनके व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। कई बार जैसा फैक्ट्री क्या है, ब्रिटिश काल में व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, उत्पादन के संसाधन हुआ करते, उत्पादन के केंद्र हुआ करते थे। क्या है तो पूछेगा तो बताएंगे आप कि फैक्ट्री जो होता था एक तरीके से उत्पादन के साधन नहीं, केंद्र नहीं हुआ करते थे बल्कि ये व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, अब जब ये कोलकाता वाली एरिया सूतानाटी 3 गाँव, गोविंदपुरी और साथ में कोलकाता, सूतानाटी, कोलकाता और साथ में गोविंदपुरी, जब इन्होंने जमींदारी प्राप्त कर ली तो वहाँ अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का एक किला स्थापित कर लिया। अब देखिए इनकी सूरत में फैक्ट्री हो गई, उसके साथ बड़ौज हो गया, गुजरात वाले रीजन में हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, इनके कब्जे में आ गया। हुगली को तो इन नष्ट ही कर चुके हैं। उसके बाद कोलकाता वाले एरिया में भी अभी ये जिसे आज कोलकाता कहते हैं, इन्होंने भी अपना एक तरह से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से
कहीं ना कहीं ये लगातार मजबूत हो रही थी। इससे ज़्यादा क्या हुआ, जब 1717 में कंपनी फारूक शेर, लोग ऐसी कहानी बताते हैं कि फारूक शेर बीमार हो गया था तो कोई ब्रिटिश कंपनी के डॉक्टर ने इनकी जान बचा ली थी। तो जिससे खुश होकर फारूक शेर ने क्या किया, एक फरमान जारी कर दिया। इसमें क्या था कि बंगाल वाले एरियाज में अब ब्रिटिश बिना कोई कर पे किए चार कुछ रुपए लागू किया था कि इतने रुपए के बाद देने के बाद ये इनका व्यापार इनको फ्री किया जाएगा, इनसे कोई टैक्स नहीं। अब क्या हुआ कि उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा कि मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी को कोई एक पर्ची दे दें कि जाइए आप वहाँ से दुकान से सामान खरीद के फ्री ले आइएगा और 3000 तक के लिए 3000 रुपये आप मुझे दे दीजिए, 4000 रुपये उसके बाद आप जाइए दुकान से फ्री ले। तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा चुपचाप उस दुकान से खूब सारा सामान खरीदूँगा और आपको नुकसान पहुँचाऊँगा और साथ में उस सामान का दूसरी जगह बेच करके मैं उत्पादन। तो इसी तरीके से ये कर रहे थे। ये लगातार 1717 में जब फारूक शेर ने इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसका बहुत सारा दुरुपयोग किया था। ठीक है, आप समझ लीजिए कि जो भारत से सामान जाता था इंग्लैंड में, उसका जो होता था 1700 में 8 में 5 लाख पाउंड हो करता था, जो 1740 में लगभग 32 साल बाद 1,75,000 करोड़ 17,95,000 पाउंड हो गया था। आप सोचिए कितना ज़्यादा अधिक हम यहाँ से व्यापार करने लगे थे ब्रिटिश। इसी समय थोड़ा सा फ्रांसीसी आने लगे थे। देखिए, पुर्तगाली पहले आ गए, डच भी आ गए, उसके बाद कुछ फ्रांसीसी आए। तो फ्रांसीसी, देखिए फ्रांसीसियों का भी मेन उद्देश्य यहाँ क्या था, ब्रिटिश को छोड़ करके जितने भी यहाँ आए सबका उद्देश्य था एक तरह से व्यापार करना। शुरुआत में ब्रिटिश का उद्देश्य भी व्यापार करना ही था, लेकिन बाद में उनको पता नहीं ऐसा क्या लगा कि हमें वो यहाँ पे शासन बाद में उन्हें ऐसा यहाँ पे क्या लगा कि वो यहाँ पे शासन कर सकने में सक्षम होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसा हैदराबाद वाले रियाज निजामुद्दीन मुल्क जो जिसकी हैदराबाद की स्थापना की, जिसकी मृत्यु हो गई। अब ये करते क्या थे कि उत्तराधिकार पे ध्यान रखते थे, कौन अब नया उत्तराधिकारी बनने वाला है, कौन दो लोगों में लड़ाई होने वाली है, अगर किसी मृत्यु हो जाती तो एक की मदद करते थे, दूसरे को हटा करके खुद पीछे से एक तरीके से वहाँ पे ऐसे कि हैदराबाद में भी किया, राजपूताना में किया, लगभग सारी राज्य में ये करते थे। और एक तरफ ये क्योंकि इनकी नौसेना मौजूद है तो लगभग ये 1700 के आसपास भी था कि पुर्तगालियों और साथ में डचों के प्रति एक ऐसी नीति अपनाई थी कि उनका इनसे युद्ध करना संभव ही नहीं हो पा रहा था। तो लगभग उनसे ये मुक्त हो चुके थे। ठीक है, डच और पुर्तगालियों को ये पूरा तरह से नष्ट कर दिया था। ये अलग बात है, गोवा वगैरह में थोड़ा पुर्तगाली थे, लेकिन लगभग उनका व्यापारिक एकाधिकार नष्ट ही हो गया था। अब इनके एक प्रतिद्वंदी आ गया था फ्रांस से इनकी लड़ाई थी। फ्रांस से ये वहाँ भी ब्रिटिश यूरोप में भी लड़ा करते थे, यहाँ भी इनकी लड़ाई हुआ करती थी। तो 1744 से लेकर के 1773 तक 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार, संपत्ति और क्षेत्र पर एकाधिकार के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेजों में भयंकर युद्ध होते थे। जब फ्रांसीसी लाए लगभग 1740 के आसपास यहाँ पे, तो फ्रांसीसियों का इनसे बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ करता था। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली और डच तो दोनों पहले ही नष्ट हो चुके थे, तो एक तरह से सेमीफाइनल में ही नष्ट हो गया। फाइनल बचा ब्रिटिश और साथ में पुर्तगाल के बाद, तो ब्रिटिश और साथ में फ्रांसीसी के। तो अब क्या हुआ, पुर्तगालियों से इनके युद्ध तो 1744 से लेकर के 1763 तक लगभग 20 वर्षों तक इनका बहुत ज़्यादा युद्ध होता रहा। थोड़ा फ्रांसीसी के बारे में जान लेते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1644 में हुई थी। ठीक है, इसने पूर्वी तट पर कलकत्ता और के पास चंद्रनगर और पांडिचेरी में एक मजबूत स्थिति तैयार कर ली थी। ये भी व्यापार करने आए थे और उन्होंने कलकत्ता, जहाँ पे ब्रिटेन ने पहले कब्जा कर रखा था, तो अब लड़ाई होना एकदम स्वाभाविक ही था। ठीक है, इसीलिए 1742 में क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध भड़क गया था यूरोप में, उसके भी असर यहाँ पे जल्दी पड़ने लगा। तो इसी समय एक फ्रांस का गवर्नर जनरल था डुप्ले, जिसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई। मतलब उसका मानना ये था कि हमें अपनी समुद्री तटीय सेना को मजबूत बनाना है, क्योंकि देखिए अगर समुद्री तटीय सेना मजबूत रहेगी तो हम एक दूसरे से सामान पहुंचा सकेंगे, सेना पहुंचा सकेंगे, अगर ज़रूरत लड़ाई करने पर हथियार भी पहुंचा सकेंगे। तो उस समय पौंडीचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, जिसने नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए और एक खिलाफ दूसरे की देकर विजेता मुद्रा और क्षेत्र संबंधी लाभ लिए जाए। तो इस तरीके से फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, जो कि भारतीय शासकों के आपसी जब फ्रांस भी कम नहीं तो वो भी क्या करते थे कि
ब्रिटेन को आपस में फ्रांसीसी भी ब्रिटिश की तरह फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए थे। तो उन्होंने भी दक्षिण भारत में कुछ ऐसा प्रयास किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस मामले में सफल नहीं हुए। 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में एक स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले को षड्यंत्रकारी दिमाग के खुलकर खेलने का मौका हो गया कि हैदराबाद और साथ में कर्नाटक वाले एरिया में डुप्ले को एकदम स्पेस मिल गया कि वो इस तरीके से कर्नाटक और हैदराबाद आपस में एक दूसरे को लड़ा सके। इन्होंने क्या किया था कि पूर्वी तट पर कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक मुगल क्षेत्र को उसने एक ऑनरी गवर्नर भी बना दिया। मुगल शासन को मानने से अभी फ्रांसीसी भी इनकार करने लगे थे, ठीक है। तो इस तरीके से एक फ्रांसीसी का फैक्टर भी देखो आ गया। अब कौन बचा? मुगल तो कमज़ोर हो ही चुका था, अब ब्रिटिश और फ्रांस में मुकाबला होना ही था। तो उसके और भी छोटे छोटे जैसे आरकाट पर हमला किया गया, 200 और 300 भारतीय सैनिकों को लेकर आरकाट पर हमला किया लॉर्ड क्लाइव ने। तो लगातार ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लगातार युद्ध होता रहता था, ठीक है। तो 22 जनवरी 1760 को वांडी वास का युद्ध, अक्सर पूछा वांडी वास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। तो जब अंग्रेज जनरल आयरकूट ने दिल्ली को हरा दिया, 1 साल के अंदर भारत से फ्रांसीसियों के हाथ से सब कुछ, तो अंग्रेज गवर्नर था आयरकूट। पूछ सकता है कि वांडीवास का युद्ध किस अंग्रेज गवर्नर का था? आयरकूट ने क्या किया था? फ्रांसीसी गवर्नर लल्ली को हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अब फ्रांसीसी लगभग टूट चुके थे और वो एक एक करके अपना सारा कुछ गंवाते चले गए। 1763 में पेरिस समझौता हुआ था, जिसके अनुसार फ्रांसीसियों को भारत की स्थिति उनकी सारी फैक्ट्रियाँ लौटा दी गई, पर अब भी उनकी किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वो सैनिक। देखिए 1763 में पेरिस में एक ब्रिटिश और साथ में फ्रांसीसियों के मध्य संधि हुई, जिसके अंतर्गत क्या था कि ब्रिटिश जो हुआ कि बाहर कुछ उसके क्षेत्र वापस कर देगा फ्रांसीसियों के, लेकिन ना तो फ्रांसीसी सैनिक रख सकते हैं और ना ही वो किलेबंदी कर सकते हैं। तो एक तरीके से उनको कमज़ोर बना दिया गया। तो आने वाले समय में उनका बाहर होना, उनको हारना बिल्कुल तय था। फिर उसके बाद क्या किया? फ्रांसीसियों को भी इन्होंने वांडीवास की युद्ध से लगभग एक तरह हरा ही दिया था। उसके बाद फिर ब्रिटिश ने क्या देखा कि जो भारतीय राजा हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उनको राष्ट्रभान की भावना, राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश के पास देखिए मजबूत नौसेना थी, उसके साथ साथ उनकी मजबूत शस्त्रागार थे, उसके साथ साथ उनकी सेना एकत्रित थी, और जो भारतीय राजा वो करते थे वो आपस में लड़ा करते थे, उनके पास वास्तविक हथियार नहीं थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ब्रिटिश ने लगभग ज़्यादातर एरिया में अपने अधिकार जमाना शुरू किया। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में बंगाल पे अधिकार इन्होंने किया, यहाँ से और अब आपको आनंद आएगा पढ़ने में। अभी तो एक तरीके से पूरा बैकग्राउंड ही चल रहा था, तो अब आपको और आनंद आएगा। तो अगले वीडियो में बंगाल के अधिकार से आगे शुरू। इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली है कि किस तरीके से एक एक करके पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर आपस में कुछ लड़ाइयाँ होती रहीं एक दूसरे से, फिर एक दूसरे को जो जीता वही सिकंदर, बाद में आखिर में अंग्रेज जीते और यहाँ पर 200 सालों तक शासन किया। तो इसकी एक बार आप देख लेंगे, याद हो जाएगा, क्लियर। थैंक यू।